Hello students, my name is Harish Kumar Gupta, Maths faculty in Resonance PCCP division. In today's lecture, in today's session, we will discuss some practice questions about IOQM on topic geometry. आज के सेशन में हम लोग ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि IOQM या प्री आरएमओ एग्जाम में पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. इन अ ट्राइंगल ABC, द मीडियन AD with D point on BC and the angle bisector BE with E on AC are perpendicular to each other. If AD equals to 7 and B equals to 9, then find the integer nearest to triangle. Find the integer nearest to area of triangle ABC. तो आप लोग इसको एक बार सोल्व कीजिए. अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं. फटाफट से सोल्व कर लीजिए आप लोग इसको एक बार. चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अब सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई हमें, इसमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल एबीसी है. इन अ ट्राइंगल एबीसी द मीडियन एडी, एक मीडियन बना देते हैं एडी. एडी मीडियन, इसका मतलब दोनों पार्ट्स कैसे होंगे आपस में इक्वल. डी पॉइंट्स ऑन बीसी, पॉइंट डी बीसी पे. एंड द एंगल बाइसेक्टर बीई, बी से हमको एक एंगल बाइसेक्टर बनाना है ना, जिसका नाम है बीई. ई पॉइंट जो है वो कहाँ पे, एसी पे. ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है. बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ एडी इक्वल्स टू 7, एडी की जो लेंथ दी हुई है आपको वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर या 7. एंड बीई इक्वल्स टू 9. ये दो लेंथ आपको पता है और आपको इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए. चलो देखते हैं. सबसे पहले चीज देखिए कि इस लेंथ को कुछ अज्यूम कर लेते हैं. अगर ये लेंथ x होगी तो ये भी कितनी हो जाएगी, x. ठीक है. अच्छा, यहां पे अगर देखें हम एक चीज, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी कैसा हो जाएगा 90 डिग्री. सही है. दूसरी बात, ये लाइन जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर लाइन है. इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है. तो अगर आप इस ट्राइंगल ABD को कंसीडर करें, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एक बार के लिए P. तो अगर आप केवल इस वाले डायग्राम को कंसीडर करें जहां पे ये पॉइंट है A, ये B, ये D और ये P, तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है. ये साइड कॉमन है. तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड भी आपस में कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. इसका मतलब अगर ये लेंथ x थी तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपके पास, x. ठीक है. अब ये लेंथ भी x है, ये लेंथ x है और ये लेंथ भी कितनी आ चुकी है आपके पास, x आ चुकी है. अब हमें बात करनी है एक बार के लिए इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के बारे में. अच्छा, एक चीज और देखो, अगर ये आपको B से एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो क्या यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं क्या. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों साइड का रेशियो जो होगा इन ट्राइंगल ABC बाई ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हम क्या बोल सकते हैं, AE अपॉन EC. AE अपॉन EC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस AB अपॉन BC के. और AB अपॉन BC की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2. कहने का मतलब ये रेशियो जो है वो 1/2 है. अब हमें पता है कि अगर हम B से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि बेस को 1/2 में डिवाइड करती है, 1:2 में डिवाइड करती है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी 1:2 में डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल AB और एरिया ऑफ ट्राइंगल BC का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 1/2. ठीक है. तो यहां लिख देते हैं इस चीज को भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, ये भी कितना आ गया, 1/2. कुल मिला के अगर आपको अब इस ट्राइंगल ABE का एरिया मिल जाए तो हम इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं. अच्छा, एक चीज देखो, जो साइड की लेंथ हमें दी हुई है ना, इसको काम में लेते हैं. आपको दे रखा है कि AD जो है ना वो कितना है, 7 है. अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल हो गया, तो AD जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा.
ये 7/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 7/2। तो अब इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये लेंथ आपको BC पता है, सॉरी BE पता है, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ भी आपको पता है। तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या? हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE के बारे में बात कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा BE जो कि कितना दिया हुआ है आपको 9, एंड हाइट कितनी हो जाएगी AP जो कि कितना दिया हुआ है 7/2। तो ये जो एरिया आपको मिला हुआ किसका एरिया था ABE का, और इसका एरिया जो है BEC का वो इसका डबल है। इसका मतलब अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करूं तो वो 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE लिखा जा सकता है। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, हाफ इंटू 9 इंटू 7/2। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 189 डिवाइड बाई 4। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो यहां से आ जाएगा 4 टाइम्स 7 टाइम्स समथिंग, है ना, 229 और 28 125, ये इसका एरिया आ जाएगा। सही है। इसने बोला है कि इसके नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर आंसर कितना आ जाएगा आपका 47। 47 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको रीड कीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है अ विलेज हैज अ सर्कुलर वॉल अराउंड इट एंड द वॉल हैज 4 गेट पॉइंटिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अ ट्री स्टैंड्स आउटसाइड द विलेज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ गेट and it can be just seen appearing on the horizon from a point 48 meter east of the south gate. What is the diameter in meters? चलो इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब आपको दिया हुआ है कि एक सर्कुलर वॉल है किसी विलेज की एक सर्कुलर वॉल है जिसके 4 गेट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। फिर दिया हुआ है अ ट्री स्टैंड्स आउटसाइड द विलेज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ गेट। नॉर्थ गेट के भी नॉर्थ में 16 मीटर पर, यहां पे मान लो कोई ट्री है, ये पॉइंट T ले लिया मैंने यहाँ पे, और कितने डिस्टेंस पे 16 मीटर पे, and it can be just seen appearing on the origin from a point 48 meter east of the south gate। अब यहां पे ऐसा बोला गया है कि साउथ गेट जो है, ये साउथ गेट जो है उसके ईस्ट में 48 मीटर से, यहां कोई पॉइंट P ले लेता हूं मैं, इस ट्री को जस्ट सीन का मतलब इसके पहले नहीं देखा गया था और अब जैसे आप P पे पहुंचे आप इस ट्री को देख पा रहे हो। मतलब जैसे यहाँ पे था तब तो क्या था कि ये वॉल बीच में आ रही होगी, इस वजह से आप इसको नहीं देख पा रहे। जब आप यहाँ तक आए तब भी ये वॉल बीच में आ रही है, लेकिन जैसे ही आप इसको देख पाओगे, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा बनाऊं तो ये पॉइंट P यहाँ होना चाहिए। जस्ट सीन का मतलब तो ये हुआ, आप इसको तभी देख पाओगे जब ये पॉइंट P जो है ना, वो इससे अगर मैं इस पॉइंट को T को ज्वाइन करूं तो ये लाइन किसका काम करे, एक टेंजेंट की तरह काम करे। ठीक है, अच्छा इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डायमीटर होगा। अगर ये डायमीटर है तो ये रेडियस R, ये भी कितनी हो जाएगी, रेडियस R हो जाएगी। सही है। अच्छा ये 48 दिया हुआ है तो यहां से यहां तक का पार्ट ये भी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। सही है। अच्छा इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, ये आपको नहीं पता। अब आपको क्या चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए। रेडियस चाहिए मतलब R की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। चलो एक और इन्फॉर्मेशन यहां से हमें मिल सकती है कि हम क्या करें, इस सेंटर O से इस कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दें। ये पॉइंट T था, इसको Q पॉइंट दे दो, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कॉमन है, इसका मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं इस टाइप से। अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्राइंगल OTQ ये सिमिलर होगा तो किसके सिमिलर है देख लेते हैं।
अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो स्टार्ट कहां से करना है 90 माइनस थीटा से, ओ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जस्ट पी, और टी पे यहाँ पे बन रहा है आपके थीटा एंगल, तो थीटा की जगह टी आ जाएगा वापस से, तो पी टी, यहाँ पे कोई पॉइंट आर दे दो, पी टी आर, सही है। अब यहां से अगर हम साइड का रेशियो लिखें तो देखो क्या लिख सकते हैं, टी क्यू, टी क्यू अपॉन टी आर, टी क्यू अपॉन टी आर इक्वल्स टू टी ओ अपॉन टी पी। वैल्यू पुट कर देते इसमें, टी क्यू कितना है एक्स, और टी आर कितना है आपके पास 16 प्लस 2r इक्वल्स टू टी ओ कितना आ जाएगा, टी ओ 16 प्लस आर, या फिर इसकी जगह हम चाहे ना तो इसको भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये 16 प्लस आर बनेगा और यहां से सिंपली आपको आर भी मिल सकता है। अगर इस रेशो को लिखें ओ क्यू अपॉन पी आर, पी आर की लेंथ आपके पास है क्या, हाँ, तो ये थोड़ा सा आसान देगा इसके मुकाबले। ये वाला पार्ट लिखते हैं यहाँ पे ना, ओ क्यू कितना है आपके पास आर के बराबर आ जाएगा ये, तो आर अपॉन पी आर कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r इंटू आर प्लस 8 अपॉन 24, सही है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से 2 को कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास r इंटू आर प्लस 8 अपॉन 24। अब x की वैल्यू आपके पास है और ये राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है बड़ा वाला, तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे यहाँ से क्या मिलना चाहिए, 16 प्लस 2r का होल स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, 16 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इक्वल्स टू 48 प्लस x का होल स्क्वायर, सही है। अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी r की, हम यहाँ x की जगह किसकी वैल्यू रख देंगे, भी ये r की वैल्यू पुट कर देंगे जस्ट, ठीक है। तो 16 प्लस 2r होल स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर बराबर, इसको ओपन कर दो एक बार, 48 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 96 एक्स, तो 48 स्क्वायर से 48 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख देंगे r इंटू आर प्लस 8 अपॉन 24 का होल स्क्वायर। चलो एक बार पुट कर देते हैं इसको भी, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ से ना, और लास्ट रिजल्ट जो था हमारे पास वो था 16 प्लस 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 96 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 96 एक्स, और x की वैल्यू आपके पास थी यहाँ से r इंटू आर प्लस 8 डिवाइड बाई 24। तो देखो अगर यहाँ से भी आप देखें तो 4 कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा r प्लस 8 इंटू आर प्लस 8 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 24 स्क्वायर प्लस 96 इंटू आर प्लस 8 डिवाइड बाई 24। आर प्लस 8 से ये आर प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा एक बार के लिए, तो यहाँ से क्या मिला आपको 4 इंटू आर प्लस 8 बराबर आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 8 अपॉन 24 स्क्वायर प्लस 96 आर अपॉन 24। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 48, आपको यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी जस्ट 24,
तो डायमीटर आपसे पूछा है, डायमीटर कितना जाएगा 48 सेंटीमीटर, तो था नहीं अपने पास, जस्ट 48 यूनिट जो भी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल 8 पॉइंट ए, एक राइट ट्राइंगल है जिसपे ए एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको बी एंड सी बोल देते हैं। द एल्टीट्यूड थ्रू ए एंड द इंटरनल बाइसेक्टर थ्रू ए हैव लेंथ 3 एंड 4। आपको पॉइंट ए से एंगल बाइसेक्टर भी दिया हुआ है और एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है। एक काम करते हैं, फिर इस डायग्राम को हम थोड़ा सा इस टाइप से बना ले ताकि इसको सोल्व करने में आसानी रहेगी हमें, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी और ये सी। आपको दे रखा है ए से एक तो एल्टीट्यूड दे रखा है, एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है और एक मीडियन दे रखी है। मीडियन की लेंथ आपको चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, है ना। इसको नाम देते हम P, इसको Q एंड इसको R। आपको परपेंडिकुलर AP दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर या 3 लेंथ, और AQ जो है उसकी लेंथ दे रखी है आपको 4। ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है और ये X मान लो आपको चाहिए। मीडियन की लेंथ आपको चाहिए यहां से, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को मान लेते हैं। सपोज इस ट्राइंगल की जो लेंथ है ना, इसकी जो साइड्स की लेंथ है, इस पूरी को मान लेते हैं A, ये हो जाएगी B और ये हो जाएगी C। तो एक चीज देखिए, अगर ये मीडियन है तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास A/2। यहां से यहां तक फिर कितना हो जाएगा A/2। दूसरा पॉइंट, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में, किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर आप हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को इस राइट एंगल वाले वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये तीनों लेंथ जो मिलती है ना, ये आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब अगर ये A/2 है और ये A/2 है तो आपको ये जो लेंथ चाहिए ना, ये भी कितनी हो जाएगी A/2 हो जाएगी। कुल मिला के आपको A की वैल्यू चाहिए। अगर A की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको मीडियन की लेंथ A/2 भी मिल जाएगी। अब A की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार साइड में रख लेते हैं। एक तो हमारे पास राइट ट्राइंगल है तो हम ये बोल सकते हैं कि A² इक्वल्स टू B² प्लस C², पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये हो सकती है कि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको AP, तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा दो अगर आप इसमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू, अगर बेस में BC को ले लूं तो हाइट कितनी हो जाएगी AP, जो कि कितना हो जाएगा 3। सही है, तो यहां से भी आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा BC इक्वल्स टू 3A। इक्वेशन नंबर 2। 3 वेरिएबल है ABC, है ना, और 2 इक्वेशन तो आपके पास आ चुकी है। अगर एक को रिजल्ट हमें कहीं से मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम इस मीडियन वाले कॉन्सेप्ट को काम में ले चुके हैं एक बार के लिए, इसको भी काम में ले चुके हैं। अब एक काम करते हैं, इस एंगल बाइसेक्टर को यूज लेते हैं कहीं। हमें पता है कि ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, और यहां से यहां तक ये भी कितना हो जाएगा 45। तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या इसको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AQC। सही है, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर निकाले तो कितना जाएगा हाफ इंटू BC। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ, इस एंगल को काम में लेते हुए, एंगल बाइसेक्टर वाली चीज को काम में लेना चाहता हूं मैं यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, इसमें हाफ AB साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सही है, कोई भी ट्राइंगल है, अगर दो साइड के बीच आपको एंगल पता है थीटा और दो साइड की लेंथ आपको पता ही है AB, तो एरिया क्या होता है हाफ AB साइन थीटा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ C इंटू 4 साइन 45 1/√2 प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल में भी वही चीज, हाफ इंटू 4 इंटू B इंटू 1/√2।
√2। तो ये 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास यहां से क्या मिलेगा, √2 BC इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ B प्लस C। सही है। तो इन तीनों रिजल्ट्स को मैं एक साथ लिख देता हूं पहले ना, उसके बाद इन तीनों रिजल्ट से इनको सिंप्लीफाई करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो पहला रिजल्ट आपको क्या था कि a² इक्वल्स टू B² प्लस C²। दूसरा रिजल्ट आपको मिला था BC इक्वल्स टू 3a। और तीसरा रिजल्ट आपके पास आ गया 2BC √2 BC इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ B प्लस C। आपको मीडियन चाहिए जिसकी लेंथ किसके बराबर है, a/2 के। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। एक काम करते हैं, थर्ड वाली इक्वेशन जो है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ B² C² बराबर B² प्लस C² प्लस 2BC। इस BC की जगह क्या लिखा जा सकता है, 3a। तो ये कितना जाएगा, 2 × 9a² इक्वल्स टू B² प्लस C² की जगह a² लिखा जा सकता है। एंड 2BC, BC की जगह क्या लिखा जा सकता है, 3a। तो कितना जाएगा ये, 2 3 जा 6a। तो आपके पास अब आ चुका है यहाँ से 17a² बराबर 6a। 17a² बराबर 6a। ठीक है। अच्छा यहाँ पे 4 भी था ना, एक गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे 4 था यहाँ पे। तो ये कितना जाएगा, जस्ट 16 आ जाएगा यहाँ से। तो इस लास्ट वाली स्टेप को दोबारा लिख लेते हैं एक बार। देखिए 18a² बराबर 16a² प्लस 96a। तो 2a² बराबर कितना जाएगा, 96a। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। a की वैल्यू कितनी आ गई, 48। आपको तो क्या चाहिए था, मीडियन चाहिए था a/2। तो a/2 कितना आ जाएगा, जस्ट 24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, let ABCD be a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is perpendicular to AB. Suppose ABCD has an incircle which touches AB at Q and CD at P, given that PC equals to 36 and QB 49. Find PQ. चलो ट्राई कीजिए इसको फटाफट से, पॉज कर लीजिए वीडियो को, फटाफट से सोल्व कर लीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देख इसका सॉल्यूशन। Let ABCD be a trapezium in which AB parallel to CD and AD is perpendicular to AB. AD is perpendicular to AB और ABCD कैसा दिया हुआ है आपको, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ये ABCD एक ट्रेपेजियम बना दिया हमने, जहां पे AB जो है वो CD के पैरेलल है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। सपोज ABCD हैज एन इनसर्कल, ABCD का एक इनसर्कल है, ABCD का एक इनसर्कल बना दिया, विच टचेज AB एट Q, जो AB को Q पे टच करता है, एंड CD एट P, PC इक्वल्स टू 36 एंड QB इक्वल्स टू 49। फाइंड द PQ। आपको किसकी लेंथ चाहिए, इस PQ की लेंथ चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं PQ की लेंथ देखूं यहाँ पे, तो क्योंकि ये राइट एंगल है और दोनों लाइंस पैरेलल है, इस वजह से ये भी क्या आ जाएगा, राइट एंगल आ जाएगा। अगर ये राइट एंगल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो PQ पॉइंट होंगे ये जस्ट अपोजिट पॉइंट होंगे डायमेट्रिकली। ठीक है। अच्छा ये दोनों कैसे पॉइंट होंगे, जस्ट अपोजिट पॉइंट्स होंगे। अगर मैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है ना कि टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री पे मिलती है सेंटर से। तो अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या बना देगा, 90 90 बना देगा।
तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये तो क्या बन गया, एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया। अब जितनी लेंथ पी क्यू की है अगर उसी के पैरेलल चलूँ मैं तो उतनी लेंथ ये मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं पॉइंट आर दे देता हूँ एक बार के लिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपके पास 49 है और उसमें से ये लेंथ जो है वो 36 आपको गिवन है, तो ये लेंथ कितनी बच जाएगी आपके पास, 13। तो अगर मैं इसी ट्राइंगल को एक बार दोबारा से फॉर्म करूं तो देखिए इस वाले ट्राइंगल को जो कि लास्ट में बना हुआ है सी आर बी, ये 90 डिग्री रहेगा। ये लेंथ कितनी आ गई आपके पास, 13, सही है। अच्छा अब बात करें इसकी, तो ये लेंथ अगर आपके पास 49 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 49, और ये लेंथ अगर 36 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 36। तो ये टोटल लेंथ कितनी आ गई आपके पास, 85। अब आपको क्या चाहिए था, पी क्यू चाहिए। आपको पता है कि पी क्यू किसके इक्वल है, सी आर के, और बाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से सी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। सी आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पी क्यू इक्वल्स टू 84। ये सी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84, और वही किसके बराबर है, पी क्यू के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो कितना है, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इट इज गिवन दैट AB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू 13, BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 20 एंड BD इक्वल्स टू 24। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स आपको पता है और डायगोनल भी पता है एक आपको BD। R is the radius of the circle inscribed in the quadrilateral, then what is the integer closest to R। R की वैल्यू निकालनी है आपको ना, R के क्लोजेस्ट इंटीजर आपको चाहिए, और आपको गिवन है कि कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जहाँ पे AB और AD जो है उसकी लेंथ आपस में इक्वल है। AB AD और C है ना, AB और AD बराबर है और कितना दे रखा है, 13 13। BC और CD आपको दे रखा है 20 20, और BD की लेंथ भी आपको पता है 24। आपको इसके अंदर जो एक सर्कल इंस्क्राइब्ड हो रहा है उसकी रेडियस सही है ना, एक सर्कल बना देते हैं इसके अंदर। इस सर्कल की आपको रेडियस चाहिए, चलो ट्राई करो फटाफट से। इसको सोल्व कर लीजिए, चलो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। एक चीज देखो, मान लो इसका सेंटर यहां कहीं है वो, तो हमें पता है ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अगर मैं O से A और B को ज्वाइन कर दूं तो मैं इस ट्राइंगल OAB का एरिया निकाल सकता हूँ आराम से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, जस्ट R। ऐसे अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो ये भी 90 डिग्री है, तो रेडियस हो जाएगी R, इसका एरिया भी आ जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू R। ऐसे इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकाला जा सकता है और इस फोर्थ ट्राइंगल का एरिया भी निकाला जा सकता है। और इन चारों ट्राइंगल्स के जो एरिया का सम होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, इस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के। तो अगर मैं एक बार रेडियस की फॉर्म में एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू हाफ इंटू 13 इंटू R प्लस हाफ इंटू 20 इंटू R प्लस हाफ इंटू 20 इंटू R प्लस हाफ इंटू 13 इंटू R। कुल मिला के इसका एरिया क्या लिखा जा सकता है, हाफ इंटू R इंटू, अगर इनको ऐड कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा, ये 20 प्लस 20 40, और 40 प्लस 26 66 हो जाएगा, मतलब 33 R। ये इसका एरिया आ चुका है इन टर्म्स ऑफ R। और हमें इसकी चारों साइड पता है, एक डायगोनल की पता है, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा के, हेरोन्स फॉर्मूला को यूज लेके इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हैं। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं यहाँ पे अलग कर दूं एक बार के लिए, तो देखिए ये 13 है, ये 13 है और ये 24 है। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं तो ये 12 हो जाएगा, और ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा 5। तो ये एक ट्राइंगल का एरिया तो मिल गया मुझे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लेते हैं। सेम ऐसे कर लेते हैं ना, हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, उससे बेटर है कि डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल के सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 20 है, तो ये कितना आ जाएगा 12 एंड 12। हाइट निकाल सकते हैं क्या, देखो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 144 मतलब 256 आ गया, तो 16 का स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा, जस्ट 16 आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ गया ये, हाफ इंटू 24 इंटू 16। सही है, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा ये 60 प्लस 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये एरिया जो था उसको किसकी इक्वल लिख दूं मैं, 33 आर के। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी ना आपके पास, वो कितनी आ जाएगी 252 डिवाइड बाई 30, और अगर आप इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालोगे ना तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी 8 के। सही है, फिर देखो 33 से आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो जस्ट 8 के समथिंग की वैल्यू आएगी इसकी। 8 टाइम करोगे तब तो 240, अगर 8 टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा ये 240, और 8 से 24 करीब 264 आ जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 8 से थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अगर नियरेस्ट इंटीजर आपसे पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपके पास, जस्ट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल एंड E and F are be points on CD and BC respectively such that area of triangle AD is 16, area of triangle CF 9 and area of triangle ABF 25. What is the area of triangle AEF? चलो सॉल्व करो इसको, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। देखें ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, E and F are points on CD and BC। CD पे एक पॉइंट E है और CB पे एक पॉइंट F है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो आपको यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 16, एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF 9 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF 25। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। इस बीच वाले मिडिल वाले ट्राइंगल का एरिया आपको चाहिए, ठीक है। तो देखो एक तरीका है, एक तरीका तो ये कि आप इसी ट्राइंगल का एरिया निकालें, दूसरा तरीका है कि आप रेक्टेंगल का एरिया अगर निकाल लें तो उसमें से इन तीनों को माइनस कर दें। सही है, तो देखो हम रेक्टेंगल की लेंथ मान लेते हैं कुछ L और इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं B। अगर हम यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो हाफ इंटू L इंटू BF, ये किसकी इक्वल आना चाहिए था 25 के। तो इसका मतलब यहाँ से जो BF की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको 50/L। तो ये लेंथ आ गई आपके पास 50/L। अच्छा ये तो B था ना, ये B था, तो ये कितना बचेगा B माइनस 50/L। सिमिलरली अगर यहाँ चले तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू B इंटू DE, ये किसके इक्वल आना चाहिए 16 के। तो यहाँ से जो DE की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 32/B, और ये कितना मिलेगा L माइनस 32/B। अब आपको जो गिवन है ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया कितना था 9 है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला लगा दें इसमें, तो हाफ इंटू L माइनस 32/B इंटू
b माइनस 50/l, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। यहां से अगर इसको कैलकुलेट करें, देखो 2 को उधर भेज दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, LB माइनस ये 32, b से b कैंसिल हो जाएगा। ऐसे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आगे, तो ये L से L इधर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -32 माइनस 50 प्लस 1600 अपॉन LB इक्वल्स टू 9 2 जा 18। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करें तो यहाँ से आपको मिलेगा LB का होल स्क्वायर माइनस 82 और 18 वहाँ से आ जाएगा, तो 100 LB प्लस 1600। अगर देखें तो LB क्या होता है, इस ट्रायंगल इस रेक्टेंगल ABCD का एरिया है क्या, तो इसको मैं A लिख देता हूँ, A स्क्वायर माइनस 100A प्लस 1600, तो A माइनस 20 A माइनस 80 बराबर 0। तो A की वैल्यू या तो 20 या 80। 20 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया ही 16, 19, 25 है, तो इस पूरे का एरिया 20 कैसे आ सकता है। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, 80। तो आपको जो चाहिए था एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस 16 प्लस 9 प्लस 25, दैट मीन्स 30। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, 30। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लेट OM1 बी अ सर्कल विथ सेंटर O एंड लेट AB बी डायमीटर ऑफ OM1। देखो एक सर्कल गिवन है जिसका डायमीटर कितना है, AB है, और इसका सेंटर क्या है, O। लेट P बी अ पॉइंट ऑन सेगमेंट OB, OB पे एक पॉइंट P है डिफरेंट फ्रॉम O। सपोज अनदर सर्कल OM2 विथ सेंटर P, एक पॉइंट P है ना, और इस P को सेंटर लेते हुए लाइज इन द इंटीरियर ऑफ OM1, एक नया सर्कल बनाते हैं जो कि इस बड़े वाले सर्कल इसके अंदर लाई करता है। तो एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, है ना, और ये सर्कल है हमारा OM2। आगे गिवन है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम A एंड B टू द सर्कल OM2। इस छोटे वाले सर्कल पे A से B से टेंजेंट बनाइए जो कि इंटरसेक्ट करती बड़े वाले सर्कल को कहाँ पे, A1 एंड B1 पे, रेस्पेक्टिवली सच दैट A1 एंड B1 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB। A1 B1 दोनों अपोजिट साइड पे हैं। कहने का मतलब जो टेंजेंट बनानी है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में बनानी है आपको। इस पे ऊपर की साइड टेंजेंट बनानी है और इस पे यहाँ से ऐसे नीचे की साइड पे टेंजेंट बनानी है। तो ये A1 पे मीट करती है और ये किस पे मीट करती है, B1 पे मीट करती है। आगे दिया हुआ है A1B, ये जो A1B है इसकी लेंथ है कितनी, 5, और जो AB1 है उसकी लेंथ दे रखी है आपको कितना, 15, एंड OP इज 10। यहां से यहां तक की जो लेंथ है OP वह कितना दे रखा है, 10। फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल या OM1, बड़े वाले सर्कल की रेडियस चाहिए। अब आप एक काम कीजिए, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस को तो R मान लीजिए, ये R हो जाएगा, ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा ये पार्ट, R माइनस 10। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट से, डायग्राम बना लिया हमने इसका, इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। देखो अगर मैं इस सर्कल से इस पॉइंट P को इससे ज्वाइन कर दूं तो मुझे पता है ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और इससे अगर मैं इधर ज्वाइन कर दूं तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ध्यान देना अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये R माइनस 10 हो जाएगा।
अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल, इसको नाम देता हूं कुछ Q एंड R, है ना। इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसी को काम लेने की कोशिश करेंगे और ना उससे इस R की वैल्यू निकालेंगे। इसकी छोटे वाली की रेडियस भी कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसके बिना काम चलेगा नहीं। इसको मान लेते हैं R1, इसको भी मान लेते हैं R1, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, क्योंकि अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो एक तो ये वाला ट्राइंगल AQP, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल 90 और थीटा है, और हमें पता है कि डायमीटर है, इस वजह से ये वाला एंगल भी कितना जाएगा 90। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है AA1B, ये भी क्या होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सही है। या फिर या तो सिमिलरिटी लगा दो या सीधे सीधे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगा के वैसे बोल दो, इन ट्राइंगल AQP दोनों से एक ही बात है। अगर ये एंगल मैंने थीटा बोला है तो मैं यहाँ से साइन थीटा क्या बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस R1 अपॉन R प्लस 10। इन ट्राइंगल, अगर बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ूं मैं AA1B, बात एक ही है भाई, आप चाहें तो दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दो, रिजल्ट तो सेम ही मिलना है। अगर आप इसमें साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब 2R। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया आपको, R1 अपॉन R प्लस 10 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2R, इक्वेशन नंबर 1। जैसे आपने R1 और R में एक रिलेशन इस वाले ट्राइंगल से निकाला, सिमिलरली हम इस दूसरे वाले ट्राइंगल से भी एक रिलेशन निकालेंगे। देखो कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये 90 डिग्री है और ये एंगल अगर आप कुछ मान लेते हो 5, तो 95, ऐसे ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल 90 हो जाएगा और ये वाला एंगल 5 हो जाएगा, सही है। तो इसमें भी वही साइन थीटा लगा लो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लिखने में आ जाएगा आपके पास। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो यहाँ से लिखोगे तो कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R माइनस 10 इक्वल्स टू, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये दो रिजल्ट आपको मिल गए क्या। जस्ट आपको अगर R की वैल्यू निकालनी तो इस R1 को एलिमिनेट करना है, तो एक काम करो, यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल के दोनों की उसको इक्वेट कर दो, या फिर इसको इससे डिवाइड कर दो सीधे सीधे। जब आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जस्ट ये लिख देते हैं, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये R माइनस 10 तो ऊपर चला जाएगा, तो R माइनस 10 अपॉन R प्लस 10 इक्वल्स टू, ये 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, ये वाला पार्ट इधर, तो 1/3 आ जाएगा जस्ट। अगर इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 3R माइनस 30 इक्वल्स टू R प्लस 10। तो यहाँ से 2R बराबर 40, R की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 20। तो इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी आ जाएगी 20, तो 20 इसका सही आंसर है। लेट AD be an altitude in a right triangle ABC, right angle with angle A equals to 90 degree and D on BC। देखिए डायग्राम बना लेते साथ के साथ इसका, A पे राइट एंगल है, एक राइट ट्राइंगल है ABC, AD be an altitude, AD जो है इसका एल्टीट्यूड गिवन है ना। सपोज दैट द रेडियाई ऑफ द इनसर्कल्स ऑफ द ट्राइंगल्स ABD एंड ACD आर, ABD एंड ACD इन दोनों के जो इनसर्कल्स हैं, इनके रेडियाई, इसको मैं R1 बोल दूं, इसको मैं बोल देता हूँ R2, ये कितना कितना दिया हुआ है, इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, ये स्मॉलर 33 और ये 56। लेट R बी द रेडियस ऑफ द इनसर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, इस बड़े वाले ट्राइंगल ABC की जो
इन सर्कल है, उसका रेडियस आर अगर है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 3 इंटू आर प्लस 7, कुल मिला के हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और आर क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस या बड़े वाले ट्राइंगल का इन रेडियस। चलो अब एक चीज देखें अगर हम यहाँ पे कि कोई राइट ट्राइंगल अगर गिवन है आपको और राइट एंगल वाले वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो डायग्राम जो मिलेगा आपको CABD, इसमें ये वाला एंगल अगर थीटा हुआ तो ये कितना जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वापस कितना बन जाएगा जस्ट थीटा, ये 90 था इस वजह से ये कितना जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो तीनों ट्राइंगल्स हैं, एक ये दोनों स्मॉलर ट्राइंगल और एक बिगर ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि इनके एंगल्स आपस में इक्वल है, थीटा 90 माइनस थीटा 90, थीटा 90 माइनस थीटा 90। अगर मैं इनके नेम लिखूं तो ट्राइंगल ABD is similar to triangle ABD। आपने स्टार्ट कहां से किया, 90 माइनस थीटा से, तो यहां पे क्या आ जाएगा CAD is similar to ट्राइंगल 90 माइनस थीटा से स्टार्ट करना है आपको, तो CAB। ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। अब एक चीज देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वह इन रेडियस के रेशियो के बराबर होगा, वह इन रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। आप ऐसे देख भी सकते हो कि मान लो कोई ट्राइंगल अगर ABC और PQR है, मान लीजिए कोई भी दो ट्राइंगल क्या है ABC और PQR वो सिमिलर है, तो इनके इन रेडियस का रेशियो R1 अपॉन R2। आपको पता है इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 S2 अपॉन S1। और हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर AB अपॉन PQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड में ले लूँ तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, और पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है, तो यहाँ कितना जाएगा जस्ट PQ अपॉन AB। तो यहाँ से ये जस्ट क्या मिल गया, AB अपॉन PQ। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि भाई अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग इन रेडियस के रेशियो के बराबर है। तो तीनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके इन रेडियस का रेशियो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड दी हुई है आपको, सॉरी इन रेडियस दी हुई है ना, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB और AC, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है AB और AC, इनका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग इन रेडियस के रेशियो के। इसका मतलब 33 अपॉन 56 के बराबर होना चाहिए। भाई जो दोनों स्मॉलर ट्राइंगल है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है AB और AC, और इन रेडियस कितनी 33 56, तो ये रेशियो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो साइड है ना AB, अगर ये 33x है तो ये वाली साइड AC कितना है 56x। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं BC की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये कितना जाएगा जस्ट, जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना जाएगा 65x। अब मुझे बोला है बड़े वाले सर्कल के लिए, तो बड़े वाले सर्कल की इन रेडियस निकालनी है, तो वापस वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दें कि छोटे वाले सर्कल की साइड CAD और यहाँ पे लिखने में आएगा CBA। यहाँ छोटी सी गलती कर रखी हमने, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसकी जगह आएगा अपने पास यहाँ पे ट्राइंगल CBA, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएगी BC। ये रेशियो जो होगा इनकी इन रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। अच्छा इनकी इन रेडियस AB की तो 33 थी, बड़े वाले की इन रेडियस R बताया गया है ना, R बताई इसने। अब AB की लेंथ अगर मैं लिख दूं यहाँ से तो कितना जाएगा 33x, और ये कितना जाएगा 65x इक्वल्स टू 33 अपॉन R। तो अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो R की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 65। तो ये जो
बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 65। तो जो वैल्यू आपको चाहिए यहाँ से ये कितनी आ जाएगी 3 इंटू 65 प्लस 7। क्लियर? 216 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स B अ पॉइंट O इज choose on the side BC such that the circle gamma centered at O of radius OB touches the side AC. Let AB बराबर 63, BC बराबर 16 and radius of gamma is in this form. Find the value of m plus n. चलो सोल्व करो इसको फटाफट से, डायग्राम बना के देखते हैं फिर इसको। आप लोग ट्राई कर लीजिए इसको फटाफट से। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है। ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसका बी एंगल कितना है 90 डिग्री। अब पॉइंट O इज चूजन ऑन द साइड BC, BC पे कोई पॉइंट O लिया है आपने, सच दैट द सर्कल गामा सेंटर्ड एट O, एक सर्कल बनाया जाता है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस OB है, वो इस AC को टच करता है। कुल मिला के अगर मैं AC को टच करते हुए एक सर्कल बनाऊं इस टाइप से, तो इसका सेंटर क्या है O सेंटर है, OB रेडियस है और वो AC को टच करता है। मान लीजिए ये पॉइंट P है जहां टच कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में तो आपको नहीं पता ना। AB कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है आपको 16। टोटल यहां से यहां तक की जो लेंथ है वह कितनी दे रखी है 16 दे रखी है। एंड द रेडियस ऑफ गामा बी m अपॉन n फॉर्म वेयर m एंड n आर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। मतलब आपको इस सर्कल की रेडियस चाहिए, ये जो रेडियस है वो किस फॉर्म में आ रही है m अपॉन n, r की वैल्यू आपको निकालनी। चलो एक बात देखो, ये r हो जाएगा अगर मैं इस सेंटर को इससे ज्वाइन कर दूं, तो मुझे पता है टेंजेंट होती तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये भी क्या जाएगा रेडियस r हो जाएगा। ये 63 है तो ये भी कितना जाएगा जस्ट 63 हो जाएगा, और ये यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी 16 माइनस r हो जाएगी। अब एक चीज देखें, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्या? अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये 90 तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल CPO इज सिमिलर टू ट्राइंगल CPO, थीटा 90 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे थीटा 90 90 माइनस थीटा, CB है। क्लियर? अच्छा, साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए अब यहाँ से। CP कितना है आपके पास, CP पता है क्या आपको? नहीं पता है, CP के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो CP को मत लिखिए। CP के अलावा दूसरा देख लेते हैं कुछ, PO अपॉन BA इक्वल्स टू CO अपॉन CA। अच्छा, PO कितना है R, BA कितना है 63, CO कितना है 16 माइनस R, CA कितना है? अच्छा, ऐसे निकाला जा सकता है क्या? ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर AC की लेंथ आप देखेंगे यहाँ से, तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अगर एक बार इनकी वैल्यू निकाल के देखें तो इनकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 63 इंटू 63 कितना था ये 9 और 18, 3969 प्लस 256, फोर टू फाइव, मतलब ये 65 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो AC की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास 65। हम यहाँ से कैलकुलेट करके R की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 65R बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने 63 इंटू 16
माइनस 63R। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 इंटू 16 डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड करोगे इधर लाके तो हो जाएगा आपके पास 128। ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है क्या, 8 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, और ये 8 से कैंसिल हो रहा है 16 टाइम्स, और 2 से फिर ये कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स, तो जस्ट आ जाएगा 63/8। 63 और 8 ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। तो आपसे पूछा m प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से m प्लस एन कितना आ जाएगा, 63 प्लस 8, जो कि किसके इक्वल है, 71 के। 71 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी, डायग्राम बना लेते हैं साथ में। पहले एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, लेट डी बी द फुट ऑफ द एल्टीट्यूड। ठीक है, D is the foot of the altitude from A and E be the midpoint of BC. E जो है वो BC का midpoint है। Let F be the midpoint of AC. F is the midpoint of AC. Angle BAE, एंगल BAE जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है आपको। एंगल BAE ये पूरा दिया हुआ है आपको कितना, 40 डिग्री। इफ एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल DFE, एंगल DAE मतलब अगर ये वाला एंगल x है तो एंगल DFE ये भी कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ADF, एंगल ADF आपको चाहिए। ADF मतलब ये वाला एंगल आपको चाहिए। चलो ट्राई कीजिए एक बार, डायग्राम बन गया है। ये मिड पॉइंट है, ए भी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है, ऐसा गिवन है ना। ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, इसको पॉज करके एक बार वीडियो को, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आप एक चीज देखिए यहाँ पे, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। अगर इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं मैं तो ये जो लाइन मिलेगी क्या वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैं ऐसा लिख सकता हूं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम EF इज पैरेलल टू AB। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो गई ना, जस्ट जेड बन जाएगा अल्टरनेट एंगल, तो ये भी कितना जाएगा, 40 डिग्री। अब एक चीज और देखिए कि ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल भी x है, और दोनों कहाँ से बन रहे हैं, इस DE से बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं इस DEFA की, तो ये कौन साइक्लिक पॉइंट्स होने चाहिए, DEFA कैसे पॉइंट्स होने चाहिए, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि जब आप इसको आर्क लेके इस टाइप से एंगल फॉर्म करोगे तो ये एंगल आपस में कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों एंगल्स हैं थीटा और 40 डिग्री, ये भी इस AF से बने हुए हैं, सेम आर्क से बने हुए हैं, तो ये भी एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम सेगमेंट के एंगल हो जाएंगे।
तो इनकी वैल्यू भी फिर आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, 40 डिग्री। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ट्राइंगल एबीसी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। डायग्राम बना लेते हैं साथ के साथ। एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद ईच साइड, इसकी जो साइड है ए वो कितनी है, 2√3। पी बी द पॉइंट आउटसाइड द ट्राइंगल, पी जो है वो ट्राइंगल के बाहर कोई पॉइंट है, सच दैट पॉइंट ए एंड पी लाइज इन अपोजिट साइड, मतलब पी पॉइंट जो होगा वो यहाँ कहीं होगा इधर, है ना। एक काम करते, डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, वरना इसमें दिक्कत आएगी अपने। एक ट्राइंगल एबीसी है, पी पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं ले लेते हैं ताकि स्पेस रहेगा बराबर से इसमें। लेट पी बी अ पॉइंट आउटसाइड द ट्राइंगल सच दैट द पॉइंट ए एंड पी लाइज इन अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन बीसी, बीसी के अपोजिट साइड में ए और पी लाई करते हैं। लेट पी डी पी ई पी एफ बी द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन द साइड्स बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली वेयर डी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स लाइज इनसाइड द लाइन सेगमेंट बीसी। अब देखिए ये बोलता है कि पॉइंट पी से बीसी पे, पॉइंट पी से बीसी पे, एसी पे और एबी पे, बीसी पे भी आपने परपेंडिकुलर डाला, एसी पे भी परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर यहां तो डालेगा नहीं, इधर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहां बनेगा ऐसे। इस पे परपेंडिकुलर बनाना है तो इसको भी इधर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसके नाम है डी ई एंड एफ, इस पे डी, एसी पे ई एंड इस पे एफ, ये तीनों आपने इस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दी। यहाँ पे आपको गिवन था कि डी पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई करता है, साइड बीसी पे लाई करता है। इसके बाद आपको गिवन है कि पीडी की जो लेंथ है वो 2 है और इस ट्राइंगल की जो साइड है ए बी वो मान लेते हैं 2√3, क्योंकि तीनों साइड बराबर है ना, ए के बराबर ले लेते हैं उसको। आपको बोला गया है कि पीई प्लस पी एफ कितना होगा, चलो सोल्व कीजिए इसको, सोल्व कर लीजिए सभी लोग फटाफट से इसको। चलो सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। देखो आपको बात करनी पीई, पीएफ और पीडी के बारे में, जिसमें से पीडी तो आपको पता है। हम एक काम करते हैं इसमें, मिस वर्टेक्स ए को जो है ना वो पी के साथ ज्वाइन कर देता हूं। तो अब मुझे यहां से ये जो दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल एपीसी, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का जो सम होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, इस ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीबीसी के एरिया की, है ना। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीए या एबीपी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। सही है। अच्छा इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। एबीपी का एरिया निकालें तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए बेस ए बी को कंसिडर करूं तो हाइट क्या हो जाएगी, पी एफ। अगर मैंने बेस ए बी कंसिडर किया है और ए बी किसके बराबर था, 2√3 के, तो हाइट क्या हो जाएगी, पी एफ प्लस एपीसी में बात की जाएगा ट्राइंगल एपीसी के बारे में, तो इसका बेस अगर ए सी है तो हाइट क्या हो जाएगी, पीई, और ए सी किसके बराबर था, 2√3 के।
अगर आपसे बात की जाए ट्राइंगल एबीसी के एरिया की, तो √3/4 ए स्क्वायर, साइड आपको पता है 2√3, प्लस अगर इस ट्राइंगल पीबीसी की बात की जाए तो इसमें अगर आप बेस बीसी को कंसीडर करते हो तो हाइट क्या हो जाएगी, पीडी, और पीडी की वैल्यू भी आपको पता है 2। तो क्या इसको सिंप्लीफाई करके हम पीई प्लस पीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो कैसे, ये हाफ से हाफ कैंसिल, दोनों साइड पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा और देखें, ये 2√3, ये 2√3, ये 2√3 और ये एक 2√3, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास यहाँ पे ऊपर, पी एफ प्लस पीई बराबर, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, जस्ट ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस 2 ये हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना जाएगा आपका, 5। तो यहाँ से पीई प्लस पीएफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ABCD बी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल with angle DAB equals to angle BDC equals to 90 डिग्री। लेट द इनसर्कल, डायग्राम बना लेते साथ के साथ इसमें। हाँ, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है जहां पे आपको ध्यान रखना है कि DAB भी 90 डिग्री है और BDC भी कितना है, 90 डिग्री है। तो पहले DAB बना लेते हैं। यहां से थोड़ा सा आसान होगा डायग्राम बनाना। फिर आपको बोला है कि BDC भी 90 डिग्री है, तो BDC आप सी वर्टेक्स इधर कहीं ले लीजिए। सी को मैंने यहां ले लिया ना, ये सी वर्टेक्स है यहाँ पे। ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। आगे क्या बोला गया है, लेट द इनसर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी का इनसर्कल, ये ट्राइंगल एबीडी का इनसर्कल, एंड ट्राइंगल बीसीडी, इस ट्राइंगल बीसीडी का इनसर्कल। टचेस BD at P and Q रेस्पेक्टिवली विद P लाइंग बिटवीन Q एंड B। तो क्लियर है, ये इंफॉर्मेशन भी फुलफिल हो रही है। आपको गिवन है कि AD की वैल्यू जो है वो 999 है ना, और PQ की वैल्यू कितनी है, 200 है। ये यहां से यहां तक की वैल्यू दे रखी है 200। देन व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ इनसर्कल ऑफ बोथ R1 प्लस R2 आपको चाहिए। इसकी रेडियाई आप R1 मान लीजिए और इसकी रेडियाई आप क्या मान लीजिए, R2 मान लीजिए। चलो सोल्व करो इसको, डायग्राम बन गया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए फटाफट से। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो एक चीज, ये 90 डिग्री गिवन है, ये भी 90 होगा क्योंकि टेंजेंट है यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये R1 है तो ये भी R1, ये भी R1 और ये भी कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें तो ये दोनों भी 90, तो ये R2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, R2, और ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी आपके पास, R2। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ R1 है तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अगर मैं नाम दे दूं इसको R, इसको नाम दे दूं यहाँ पे S, तो ये जो DR लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, 999 माइनस R1। ठीक है। अब पॉइंट D से अगर आप देखें तो इस सर्कल पर DR एंड DP ये दोनों किसका काम करेगी, टेंजेंट का। तो इनकी लेंथ आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। DR किसके इक्वल होना चाहिए, DP के इक्वल होना चाहिए। सही बात है। तो DR और DP की वैल्यू अगर मैं रखूं यहाँ पे, तो DR की वैल्यू थी 999 माइनस R1 एंड DP कितना था, R2 प्लस 200। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 999 माइनस 200, दैट मीन्स 799। 799 is the correct answer for this question.
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, let ABCD be a convex quadrilateral with perpendicular diagonals, AB 20, BC 70, CD 90, find the length of DA। चलो समझते हैं इसमें क्या है, ट्राई कर लीजिए एक बार आप लोग सभी, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग, आसान क्वेश्चन है। देखें चलो, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि ABCD जो है वह एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है विद परपेंडिकुलर डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। आगे गिवन है AB की लेंथ 20, BC 70 है और CD कितना है 90। आपको लेंथ चाहिए DA की। इस लेंथ को मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, कुछ मत मानो, ऐसे DA ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये लेंथ x है, ये y है, ये z है, ये w है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है ना, और ये साइड भी पता है, तो कोशिश है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सोल्व कर लिया जाए। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, AD स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना मिलेगा, 20 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कितना मिलेगा, 70 का स्क्वायर, और डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना मिलेगा, 8100। ठीक है। अब हमें इन तीनों को यूज में लेते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम सबसे पहले इस जेड स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, या डब्ल्यू स्क्वायर को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। इक्वेशन 1 2 3, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4500। सही है। और नेक्स्ट इक्वेशन जो थी वो आपके पास क्या थी, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 8100। अब आप क्या करें, ये रिजल्ट तो आपको कहां से मिला, जब आपने 2 में से 1 को माइनस किया, और ये 3 वाली इक्वेशन थी सही। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट इनको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये डब्ल्यू स्क्वायर से डब्ल्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3600। कुल मिला के मुझे यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली ना, वह कितनी मिल गई, 3600, जो कि किसके इक्वल है, AD स्क्वायर के। और ये किसका स्क्वायर है, 60 का। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो AD की वैल्यू होगी, या जो ये फोर्थ लेंथ जो आपको चाहिए, वो कितनी आ जाएगी, 60। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहले वही डायग्राम बना लेते हैं इसका, साथ के साथ ही इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं और डायग्राम बनाते जाते हैं। ABC is an equilateral triangle, let P and S be points on side AB and AC। ये ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AB पे एक पॉइंट P है और S पॉइंट जो है वो किस पे, AC पे रेस्पेक्टिवली, एंड Q एंड R बी पॉइंट्स ऑन BC। Q एंड R पॉइंट जो है वो BC पे हैं, सच दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम हो जाएगा, ये रेक्टेंगल बन गया। और ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी साइड है दी हुई है आपको A इक्वल्स टू, नहीं इसकी साइड नहीं पता आपको अभी, ठीक है। आगे गिवन है इसमें PQ इक्वल्स टू √3PS।
and area of PQRS is 28√3. फाइंड PC. चलो ट्राई कीजिए फटाफट से इसको. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक रिलेशन आपको पता है, इसका एरिया पता है रेक्टेंगल का, तो आपको PC की लेंथ फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक की. ट्राई करो फटाफट से इसको पोस्ट करके, फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको. देख लीजिए इसका सॉल्यूशन. अब आपको लेंथ कौन सी चाहिए? ये लेंथ चाहिए PC, और आपको गिवन है कि PS का √3 टाइम से PQ. मतलब अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? √3x PS का √3 टाइम से PQ. अच्छा एक चीज बताओ, आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मिल गई क्या? तो एरिया निकाला जा सकता है ना. यहां से देखो, x इंटू √3x कितना आ जाएगा? 28√3 के बराबर. तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी √28 या 2√7. तो ये लेंथ आ गई आपके पास 2√7, और ये कितनी बन गई? 2√21. एक बात बताओ, अगर आपके पास ये लेंथ भी है और ये लेंथ है, अगर इतनी सी लेंथ और मिल जाए, अगर ये इतनी सी लेंथ और मिल जाए तो क्या अपना काम आसान हो जाएगा क्या? फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के PC निकाल लेंगे आराम से. अब उस लेंथ को निकालने के लिए देखो हम क्या करें, एक इंफॉर्मेशन को काम में लेते हैं. हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. और ये लेंथ भी आपके पास है 2√21. तो क्या इसको काम में लेके हम ये लेंथ निकाल सकते हैं RC? अगर मैं इसमें tan थीटा लगा दूं तो tan 60 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस RC, ये √3 है, तो RC की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2√7. RC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√7. इसका मतलब अब आपके पास एक राइट ट्राइंगल है PQC, जिसमें ये 2√21 है और ये 4√7 है. आपको PC चाहिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप PC की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से. देखो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो PC स्क्वायर कितना आ जाएगा? PQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर. इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 84 प्लस QC स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 16 इंटू 7. सही है, जो कि कितना बन रहा है? 112 प्लस 84 196 बन जाएगा, जो कि 14 का स्क्वायर होता है. इसका मतलब हमारे पास PC की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी. सही है, तो इसका सही आंसर कितना है? 14. समझ में आ गया होगा सभी को. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इन ट्राइंगल ABC वी हैव AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 7. पहले डायग्राम बना देते हैं साथ के साथ, उसके बाद फिर आप लोग सोल्व कर लेना इसको, या आप लोग चाहो तो अभी पहुंच करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. एक ट्राइंगल ABC है, जिसमें AC एंड BC ये दोनों लेंथ दे रखी है आपको 7. एक काम करते ना, ऐसे बना लेते हैं. AC एंड BC कितना आ जाएगा? 7. सपोज D इज अ पॉइंट ऑन लाइन AB को एक्सटेंड करने पे एक पॉइंट D है, सच दैट B लाइज बिटवीन A एंड D. B जो है वो A और D के बीच में लाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है डायग्राम ऐसा ही बनेगा. फिर CD की लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी? 8. फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट BD. आपको BD की लेंथ चाहिए x. सोल्व कर लीजिए सभी. चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. एक चीज बताइए, अगर आपको BD की लेंथ चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे.
ए भी आपको 2 दे रखा था, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल एबीसी कैसा है, आइसोस्केलेस है। अगर इसमें मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर इसमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए तो ये 1 1 हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, और ये अगर मुझे मिल गया तो इस बड़े वाले ट्राइंगल से क्या मिल जाएगा, बीडी भी मिल जाएगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं पी, तो देखिए फ्रॉम ट्राइंगल सीपीबी बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, सीपी स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 48, या सीपी कितना जाएगा, अंडर रूट 48। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल सीपीडी, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल सीपीडी क्या लिखा जा सकता है, सीपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। अच्छा सीपी स्क्वायर तो आपके पास था अभी 48, पीडी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, 64। तो एक्स प्लस 1 का जो होल स्क्वायर आपके पास आ गया यहाँ से, वो कितना गया, 64 माइनस 48, 26। देख लीजिए एक बार, 49 माइनस 1 अंडर रूट 40 इसकी वैल्यू आ चुकी थी। अब यहाँ से लिखोगे तो क्या मिलेगा, सी पी स्क्वायर 48 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर सी डी कितना दे रखा था 8, तो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट यहाँ से 26, नहीं थोड़ा सा गलत किया हमने, यहाँ 16 आएगा ये। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो बीडी लाइन सेगमेंट जो आपको चाहिए था ना, वो कितना जाएगा 3, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, बीडी इक्वल्स टू 3। आज के लेक्चर में इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने क्या किया है, ज्योमेट्री से रिलेटेड वो वाले क्वेश्चंस देखे हैं, या वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में प्री आरएमओ में पूछे गए, ठीक है। थैंक यू सो मच।